सम्मानित उप मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी, मैं थोड़ा मुझे आने में देरी हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। तकरीबन 4 घंटे की देरी से मैं आया और हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय भी यहाँ विराजमान इंतजार कर रहे थे, हमारे कृषि मंत्री भी इंतजार कर रहे थे, हमारे विधायक भी इंतजार कर रहे थे। ये इन्होंने ठीक कहा उप मुख्यमंत्री महोदय ने कि मैं उन्ना विधानसभा क्षेत्र से बागा सरहान गया, बागा सरहान से रात कल वहां से आज सवेरे चला, तो 2-3 दिन से ट्रेवलिंग है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो थक जाता है वो सब कुछ देता है। मैं थका नहीं क्योंकि मैंने गाड़ी में सो गया था, और जब गाड़ी में सोते हैं तो नींद अच्छी आती है। थकता जब तब हूं जब HRTC की बहुत बड़ी डिमांड मेरे सामने आ जाती है और कहा जाता है कि हमें HRTC की सैलरी देनी है, पेंशन देनी है। और उस समय जब बजट की बात आती है तो निश्चित तौर पर मैं प्रदेश का वित्त मंत्री भी हूं, दबाव रहता है कि पूरे प्रदेश की योजनाओं में धन देना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते पूरे प्रदेश में समान विकास हो, समान रूप से पैसा जाए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य भी करती है और हमारी सोच भी है। शौक मेरे लिए कोई नया नहीं है। स्कूल, कॉलेज, बचपन, युवा, मैडम स्टोक्स के साथ काफी समय तक यहाँ आना, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े गर्व की बात है। और उठौर जी से मेरा कोई नाता अभी से नहीं है। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में पढ़ता था तो गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में मैं जब अध्यक्ष बना तो राठौर साहब NSOE के प्रेसिडेंट थे, और अध्यक्ष के रूम में जब मैं काम NSOE का कर रहा था तो इनके नेतृत्व में मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा। तो पहले मैडम स्टोक्स थे, हाची साहब थे, अब राठौर साहब है। तो पूरी राजनीतिक जीवन, छात्र जीवन से लेकर युवा जीवन से लेकर सब समय यहाँ बातचीत चौक से संबंधित, राठौर साहब से संबंधित सबसे बातचीत होती रहती थी। आज चौक में इस अंतर्राज्यीय बस अड्डे का हमने उद्घाटन किया है। ये 12 साल से क्यों नहीं बना? ये हाल एक जगह का नहीं है, ये पूरे प्रदेश का है। हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन किया। हमने कहा जो चीज बनी नहीं है, चाहे उनकी सरकार से बनना शुरू हुई है, उसे हम पहले कंप्लीट करेंगे। और इस बस अड्डे के लिए हमारी सरकार ने आपको 5 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाया और 2 साल के भीतर ये बस अड्डा बनकर तैयार हुआ। अब बस अड्डा बहुत सुंदर बना है। निश्चित तौर पर हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो ठोक में जो और योजनाएं हैं उसमें भी तुरंत प्रभाव से अधिक कार्य किया जा सके। जब से हमारी सरकार आई है, कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बाद भी हमारी सरकार ने विकास में कोई कमी नहीं रहने दी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उस डबल इंजन की सरकार से ये पूछा जाना चाहिए था कि जब प्रदेश में आपदा आई उस समय डबल इंजन की सरकार के लोग कहां थे? शिमला में भयंकर आपदा इतिहास की आई है। बागबानों का सेब बगीचे में था, सड़कें टूट चुकी थी। आपके स्थानीय विधायक कुलदीप सिंह राठौर जी मेरे पास आए, कहा कि हमें सड़कों के लिए पैसे मिलने चाहिए। पूरे ठोक विधानसभा क्षेत्र का मैंने दौरा किया और 15 दिन तक अपने जो तिजोरी थी उसको खोल कर रख दिया और बागवान का फसल का जो सेब था
बगीचे में नहीं चलने दिए। यही नहीं, मैंने उसके लिए स्पोर्ट प्राइज भी घोषित किया। पहली बार मिनिमम स्पोर्ट प्राइस जो होता था वो 25 पैसे बढ़ा दिया जाता था। मैंने कहा कि बागवान और किसान जो प्रदेश की आत्मा है, इनका स्पोर्ट प्राइस का कुछ ज्यादा भाग हमारी संपदा का उन्हें भी मिलना चाहिए। और मैंने 1.5 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि मिनिमम स्पोर्ट प्राइस में की। और ये इसके अलावा हमारे किसान बागवान के जो बॉक्स सेब के बनते थे, उन बॉक्सों के माध्यम से तकरीबन 30 किलो, जैसे कि राठौर साहब कह रहे थे, 25 किलो बक्से में आपके सेब चला जाता था। यही फैसला होने में समय लग गया। ये फैसला मैडम स्टोक्स के समय से हम कर रहे थे। प्रकाश जी यहाँ चेयरमैन हुआ करते थे। अभी यूनिवर्सल कार्टन लागू करना है, नहीं लागू करना है, भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो करना ही कुछ नहीं चाहती थी। 5 साल उनके भी बीत गए। मैंने कहा कि मैडम स्टोक्स को यूनिवर्सल कार्टन को लागू करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक उसमें इच्छा बागवानों के खिलाफ ना हो या किसी और के खिलाफ ना हो, तो उस इच्छा के कारण ये फैसला लटक गया। मेरा उनसे असीम प्रेम था, आदर था, और हमने आते ही पहली साल बीतने के बाद यहाँ यूनिवर्सल कार्टन लागू कर दिया। और आज यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से शुरू में कुछ आड़तियों ने विरोध किया, अब उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। आज किसान को जितना सेब उसकी पेटी में जा रहा है, उतना सेब का मूल्य उसे मिल रहा है। इसके अलावा राठौर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो तुर्की से आयात सेब है उसको अमली जामा पहनाया हमने। मैंने देश के प्रधानमंत्री से नीति आयोग की बैठक के समय अकेले मुलाकात की और अपना डीओ लेटर उन्हें दिया कि बाहर से जो भी सेब आ रहा है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं वो उसको उसका फायदा मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर के किसान हैं उनको इसका फायदा मिलना चाहिए, और उत्तराखंड में जो सेब उत्पादक है उनको इसका फायदा मिलना चाहिए। और मैंने कोशिश की कि इस जो बाहर का जो एक्सपोर्ट सेब है उसको बैन किया जाए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इस मांग को और उठाएंगे, ताकि हमारे बागबानों को सेब का उचित मूल्य मिले, मंडी में उसके मूल्य में जब वो बेचने जाए कोई गिरावट न आए। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हम हर प्लेटफॉर्म पर बागबानों की बात उठा रहे। हमने शिवकिला की बात उठाई। शिवकिला में किन्नौर की आधी जनता नहीं जा सकती थी, कुछ लोग तो वहां के गांव के वो भी नहीं जा सकते थे, और हम बार बार उठाते गए। और मुझे खुशी है कि आज शिवकिला जहां राज्य के पर्यटकों के लिए, राज्य के नागरिकों के लिए खुल गया है, वहां देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी खुल गया है। आने वाले समय में लोग रामपुर और निचार होते हुए सभी लोग देश विदेश के शिवकिला देखने जाएंगे, चाइना बॉर्डर को देखने जाएंगे। नीचे चाइना की सड़कें नजर आती है, गांव नजर आते हैं। मैं अभी उस शिवकिला का उद्घाटन करके आया हूं। तो आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होने वाली है। आज हमने खोला तो उसका परिणाम 2-3 साल में आपके सामने आएगा। ये जो ठोक वाला क्षेत्र है, फागू वाला क्षेत्र है, सब जगह होम स्टे भी खुलेंगे और होटल भी खुलेंगे, क्योंकि परमाणु से पर्यटक आएगा तो सीधा शिवकिला जाने के लिए 3 दिन लगेंगे। इससे आगे बढ़कर वहां से जो मानसरोवर की यात्रा है, मानसरोवर वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर भारत सरकार हमें अनुमति देती है और बीआरओ उसकी 1-1.5 किलोमीटर सड़क बना देता है, तो हम सड़क से जुड़ जाएंगे और मानसरोवर की यात्रा, जहां आज मानसरोवर की यात्रा में यात्री, हमारे तीर्थ यात्री जाना चाहते हैं, वो 15 दिन लेते हैं, यहाँ 4 दिन में मानसरोवर की यात्रा करके जो हम सब लोग वापिस आ सकते हैं। हमारी सरकार उसका भी प्रयास कर रही है। ये एक सोच है कि किस तरह प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। आपने देखा
हम बागबानों के हित में फैसले कर रहे हैं, किसान के हित में फैसले कर रहे हैं। और जो प्रदेश की आत्मा है वो गांव में निवास करती है। 80% लोग हम ग्रामीण परिवेश की पृष्ठभूमि से आते हैं और गांव में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, उसमें कृषि बागवानी को कैसे मजबूती है मिले, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार बहुत काम कर रही है और हम इसमें सफल भी हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में जो हमने कल्पना की है कि 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, 2032 को में हम हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे, उस दृष्टि में बहुत बड़ा सुधार होने जा रहा है। अभी पराला की मंडी है, इसमें हम 26 करोड़ की लागत से बाइनरी की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं ताकि जो हमारा कर्ड सेब है वो यही प्रोसेसिंग होकर उसको आगे बढ़ाया जा सके। ये सब चीजें हम आने वाले समय में करेंगे। राठौर साहब ने मुझे कहा कि आपने जिला हॉस्पिटल डिक्लेयर किया, मैंने बिल्कुल जिला हॉस्पिटल आपके कहने से शोक में डिक्लेयर किया, पर मैं ये कहना चाहता हूं इसमें कोई राय नहीं है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें सभी प्रकार की सुविधा आपको देंगे। लेकिन जब मैं मेडिकल हेल्थ की बात करता हूं, आप हमारी परिवार के लोग हैं, आपको सच्चाई बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जब मैं आईजीएमसी की बात करता हूं कि शिमला का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आईजीएमसी है, तो मैंने क्या देखा उसमें? उस हॉस्पिटल में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जब आप दिखाने जाते हैं ये महसूस करते हैं कि हम ठीक होकर आएंगे। 20-20 साल पुरानी मशीन, जो एमआरआई की मशीन है वो 19 साल पुरानी है। जो और टेक्नोलॉजी है आपके, चाहे ठियोग हॉस्पिटल में है चाहे कहीं और है, वो 10-10, 15-15, 20-20 साल पुरानी है। आज टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई है? हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम जो भी लोग आते हैं या तो उनको रेफरल हॉस्पिटल बन के आईजीएमसी से पीजीआई भेज देते हैं, या जो सामर्थ लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। आम आदमी जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर इस उम्मीद के साथ जाता है कि उसकी बीमारी ठीक होगी, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती, थोड़े समय के लिए दर्द कम होता है और बीमारी भयंकर रूप धारण कर लेती है। किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, उसका इलाज होना मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ठीक से हमें हमारी बीमारी के बारे में नहीं बता पा रही है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? हमने कहा, विधानसभा में मैंने स्टेटमेंट दी कि पहले चरण में हम 2 मेडिकल कॉलेज एम्स के स्तर के बनाएंगे। एम्स में जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो आईजीएमसी शिमला में मिलेगी और टांडा में मिलेगी, ताकि हम जो वहां चेक करवाने वाले आ रहे हैं उन्हें बार बार ही चेक करवाने की जरूरत ना पड़े, बार बार ही एक्सरे करवाने की जरूरत ना पड़े, बार बार ही अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत ना पड़े, बार बार ही सीटी स्कैन करवाने की जरूरत ना करे। और हम हेल्थ सेक्टर में, हमारी सरकार की प्राथमिकता हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में बहुत अधिक है। 5 सेक्टर को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चुना है। सबसे पहले में हेल्थ सेक्टर है, फिर हेल्थ सेक्टर है, फिर टूरिज्म सेक्टर है, फिर हाइड्रो सेक्टर है, फिर डेयरी सेक्टर है। इन सब सेक्टर्स में हमारी सरकार अधिक धन का प्रयोग कर रही है और 1350 करोड़ रुपया आने वाले 3 साल में मेडिकल टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जाएगा। लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड की कहीं भी होगी, उस टेक्नोलॉजी को हिमाचल के हॉस्पिटलों में लाने के लिए हमारी सरकार ने जायका के माध्यम से एक प्रोजेक्ट बनाया है और अपने बजट के माध्यम से भी उस प्रोजेक्ट को, उसके लिए पैसे उपलब्ध करवा रही है। आप जल्दी आईजीएमसी का स्वरूप बदलते देखेंगे। और उसके बाद अगर शिमला में कोई दूसरा मुझे काम करना होगा तो ठियोग के हॉस्पिटल के लिए हम चुनावों से पहले आपकी बेस्ट टेक्नोलॉजी भी देंगे और इस हॉस्पिटल में जो 200 बेड करने होंगे वो भी हम इसको पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको यहाँ 200 बेड की नोटिफिकेशन कल कर सकता हूं, लेकिन डॉक्टर ही नहीं आएंगे। आप डॉक्टर की बात करेंगे, डॉक्टर भी तो देने हैं मैंने आपको। डॉक्टरों की संख्या 40% की कमी है यहाँ,
ये कोई चीजें आपको बताया नहीं गई होगी। आईजीएमसी में ही 40% डॉक्टरों की कमी है। अभी मैंने फैसला किया है कि जो चमियाना है वहां एमआर को बैठकर डॉक्टर कई कुछ समय एमआर के साथ भी बिताते हैं। हमने फैसला ये किया है कि चरणबद्ध तरीकों से जो भी हॉस्पिटल होगा वहां समय के अनुसार कोई भी एमआर जो है वो नहीं आएगा। अगर एमआर ने मिलना होगा तो उनके घर में जाकर मिले, ताकि जो रोगी बाहर अपने का इलाज करवाने के लिए आया है उसका उस एमआर का समय उस रोगी को मिले। कई प्रशासनिक बदलाव हमने हेल्थ सेक्टर में किए हैं। पैरामेडिकल स्टाफ का कैडर हमने अलग कर दिया है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस का कैडर हमने अलग कर दिया है। पिछले दिनों मेरी आईजीएमसी के डॉक्टरों के साथ चर्चा हुई। उन्होंने कहा, और हिमाचल प्रदेश के जो डॉक्टर है पूरे हिंदुस्तान में उनका अपना नाम है। हमारे यहाँ डॉक्टर अच्छे हैं, लेकिन कमी किस चीज की है? कमी टेक्नोलॉजी ढंग से नहीं है, एम्प्लॉयज की कमी है। हम कम से कम अभी आने वाले समय में आईजीएमसी और टांडा में तकरीबन 300 और 400 नर्से एक मेडिकल कॉलेज में भरने जा रहे हैं। इसके अलावा हम रोगी मित्रों की भी नियुक्ति आने वाले समय में हम करने जा रहे हैं। तो अगर मैं ठियोग के हॉस्पिटल को जिला का दर्जा अभी नोटिफाई कर दूं और आपके पास डॉक्टर नहीं आए तो आपके साथ भी न्याय है और आपको भी हम धोखा दे रहे हैं। सिर्फ नोटिफिकेशन की कॉपी हाथ में घुमाकर उसमें कुछ ज्यादा सुविधा दे नहीं रहे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया। चुनावों से 6 महीने पहले 600 इंस्टीट्यूशन खोल दिए, 600 संस्थान खोल दिए, कुछ शिक्षा संस्थान खोल दिए, कोई हेल्थ के सेक्टर खोल दिए, पीएससी खोल दी। डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की, हम डॉक्टरों की नियुक्ति भी कर रहे हैं। और हमने डॉक्टरों के जो स्टाइपेंड है, पहले उन्हें 60,000 रुपया मिलता था, मैंने उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया। और जो एमडी कर रहे थे उसको बढ़ाकर 1,30,000 कर दिया, ताकि जो डॉक्टरी यहाँ की पढ़ाई पूरी करके रहे, हिमाचल प्रदेश में सेवा करे, बाहर तो उन्हें बहुत अधिक पैसे मिलते हैं। तो मैं आपको ये आश्वासन ठियोग की जनता को देना चाहता हूँ। ठियोग से मेरा अपना व्यक्तिगत लगाव भी है, प्यार भी है। हमारी राजनीतिक जीवन में ठियोग का एक महत्वपूर्ण अंग भी रहा है। और राठौर साहब यहाँ बसें मांग रहे थे कि हमें 10 बसें दे दो, 18 बसें दे दो, और मुख्यमंत्री जी सारी मांगे मेरे प्रति ट्रांसफर कर रहे थे कि यहाँ है। अब मुख्यमंत्री जी भी ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ के विधायक भी मांग रहे हैं। वो मुख्यमंत्री का अलग दबाव होता है और विधायक का अलग दबाव होता है। तो यहाँ मैंने जगह देखी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ठियोग ऊपरी शिमला का गेट है। यहाँ मैं सब डिपो देने की भी घोषणा करता हूँ और यहाँ वर्कशॉप भी देने की घोषणा करता हूँ। ये थकावट में दिया हुआ बात नहीं है, ये थकावट में दिया हुआ बात नहीं, ये आपकी जनता का प्यार है, क्योंकि मेरे को पता है कि ठियोग में मेरा अपना प्यार है। और आप जल्दी देखेंगे कि यार जो भी बसें ऊपरी शिमला को जानी है वो यहाँ से होकर जाएगी और यहाँ हम वर्कशॉप भी देंगे, ताकि शिमला को भी डीकंजेस्ट किया जा सके। और ठियोग में हम शिमला में कि कोई अगर ऑफिस लाने की जरूरत हुई तो हम शिमला को डीकंजेस्ट करना चाहते हैं, पूरे प्रदेश में हम डीकंजेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जयराम ठाकुर जी ने 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बना दी है। कुछ बिल्डिंगें ऊना में खाली है, कुछ कांगड़ा में खाली है, कुछ मंडी में खाली है, कुछ हमीरपुर में खाली है, कुछ एक जैसे कि राठौर साहब बोल रहे कि ठियोग में भी खाली है। तो निश्चित रूप से अगर ठियोग में भी बिल्डिंगें खाली होगी तो भरने का काम हम शिमला को डीकंजेस्ट करके करेंगे। हर जिला में हम करने जा रहे हैं। अभी मुकेश जी बता रहे थे कि मेरे वहां भी 150 करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई है। मैंने बोला कौन सा डिपार्टमेंट है? कहते कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो मुकेश जी मुझे कान में कह रहे थे कि कबूतर वाला डिपार्टमेंट बन गया। तो ऐसी बिल्डिंग है जयराम ठाकुर जी ने 1,000 करोड़ रुपए की बना के रखी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम इस सत्ता में इसलिए नहीं आए हैं कि हम सत्ता सुख हो गए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। 1,000 करोड़ की बिल्डिंगें बनाकर जो आपकी संपदा है उसको पिछली भारतीय जनता पार्टी इसकी सरकार ने लुटा दिया। इन 1,000 बिल्डिंगों में अगर आपने पैसा खर्च ना किया होता, बागवान को स्पोर्ट प्राइज दिया होता, किसान को स्पोर्ट प्राइज दिया होता,
अच्छी सड़कें बनती, अच्छे हेल्थ सिस्टम डेवलप होता, अच्छे एजुकेशन सिस्टम डेवलप होता। आज एजुकेशन का क्या बुरा हाल है। स्कूल खोलना महज कोई बड़ी बात नहीं है, नोटिफिकेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, साइंस क्लासेस करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आप अच्छी शिक्षा नहीं दे सक रहे, अच्छे टीचर नहीं उपलब्ध करवा सक रहे, तो स्कूल में पढ़ने वाले गांव के बच्चों के साथ भी हम धोखा कर रहे हैं, उन परिवारों के साथ भी धोखा कर रहे हैं जो सुबह अपने बच्चे को सुबह का नाश्ता करवाकर तैयार होकर भेज दिए कि मेरा बच्चा पढ़कर अच्छी रोजगार प्राप्त करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था पिछली जयराम ठाकुर जी की सरकार ने की है। हमारी सरकार को 2.5 साल हुए हैं और 2.5 साल में मैं आपको कह सकता हूं, जहां प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम पटरी पर लाए हैं, वहां सरकारी कर्मचारी जितने भी है, आर्थिक तंगी के बाद केंद्र की सरकार के दबाव के बाद हमने आपको पहले ही कैबिनेट में ओपीएस दिया और उस लड़ाई को जो हमें 1600 करोड़ की बोरिंग मिलती थी उसको केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया। और आज एम्प्लॉइज का 9,000 करोड़ रुपए का अंशदान, जिसमें ईपीएफ के रूम में जो एमपीएस के कर्मचारी थे, जिसमें आधा उनका है आधा सरकार का है, केंद्र की सरकार उसमें कुंडली लगाकर बैठी है। हम इस सरकार की लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि वो पैसा हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और सरकार का है, उस पर कुंडली लगाकर बैठे। लेकिन हम इन दबाव में आने वाले नहीं हैं और हम जानते हैं जितना हिमाचल के लोगों को दबाएंगे, जितना दबाव बनाएंगे, उतना ही आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश की सरकार उभर कर आएगी और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र सरकार हम पर कितना भी दबाव डाल दे, केंद्र सरकार हमारे कितने भी कट लगा दे, आज सरकारी कर्मचारियों के कारण जो 1600 करोड़ रुपए का हमारा पेंशन एडिशनल बोरिंग पर कट मारा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे उभरे नहीं है। और 2.5 साल बाद जो स्थिति पहले थी 2 साल पहले, अब वो स्थिति नहीं है। आने वाले वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अंत में मैं राठौर साहब ने कहा कि हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट है, मैं भाषण की बातें सुन रहा हूँ जो आपके मन में थी। उस मिनी सेक्रेटेरिएट को इसी वर्ष पूर्ण करने के लिए पैसे उपलब्ध कर दिए जाएंगे। अभी एक माह के लिए उठ रहे थे कि मैं जो पुराना बस स्टैंड है वहां आप एक बड़ा प्रोजेक्ट एचआरटीसी के माध्यम से बनाइए। मैंने कहा रुक जाइए, मैं आप ही का नाम लेके बोल दूंगा कि राठौर साहब ने कहा और मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की तो मुख्यमंत्री जी कहते कि आप रहने दीजिए, हम ही बना देंगे। तो मैं चाहूंगा कि वहां एक बड़ा अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पुराने बस स्टैंड में बने, जहाँ जो लोग रहते हैं उन लोगों को भी वहां शॉप्स मिले। तो इसके लिए भी बजट की जो बजट लाना होगा वो मैं उप मुख्यमंत्री जी को ट्रांसफर करता हूँ कि आपने उसके लिए पैसा उपलब्ध करवा देना। तो निश्चित रूप से ये होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी ऊपर की स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम श्रीमती विद्या स्टोक जी लेकर आए थे। आपदा के समय ये स्कीम टूटी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका जाके स्तर पर निरीक्षण भी किया, डायरेक्शन भी दी और राठौर साहब ने नीतियों की मीटिंग में इसके लिए पैसे उपलब्ध करवाने की बात भी की। उस समय के इनिशियल पैसे तो हमने उपलब्ध करवा दिए हैं। इस साल जितना खर्च होना होगा वो पैसे आपके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर की स्कीम जल्दी जितना खर्च करने की इनकी क्षमता होगी, पेमेंट नहीं है, खर्च करने की क्षमता होगी, उसमें हम उनको पैसे की कोई कमी नहीं रहने देंगे। आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें अपना